हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है बाबा बंदा सिंह बहादुर शहादत दिवस। आज यानी 25 जून 2022 को बाबा बंदा सिंह बहादुर शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 2 भागों में किया जाएगा। सुबह के कार्यक्रम का आयोजन लाल किला नई दिल्ली में होगा। शाम के कार्यक्रम का आयोजन बाबा बंदा सिंह बहादुर साहिब श्री गुरु सिंह सभा द्वारा महरौली नई दिल्ली में शहीदी स्थल पर किया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कश्मीर स्थित पुंछ जिले के 1670 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने बंदा बहादुर, वीर लक्ष्मण देव भारद्वाज, महंत माधव दास बैरागी और वीर बंदा बैरागी आदि नामों से जाना जाता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक महान सिख योद्धा और खालसा सेना के सेनापति थे। उन्होंने पंजाब में खालसा शासन की स्थापना की थी। महरौली स्थित शहादत स्तंभ साहस, बहादुरी तथा धर्म में आस्था का प्रतीक है। इनकी मृत्यु जून 1716 में हुई थी। अगला चर्चा का विषय है दिनकर गुप्ता बने नए NIA महानिदेशक। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया है। NIA का पूरा नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। 31 मार्च 2024 या फिर सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक दिनकर गुप्ता का कार्यकाल होगा। दिनकर गुप्ता पंजाब कैडर्स के 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। NIA के बारे में जान लेते हैं। NIA क्या है? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकवादी हमले के बाद 31 दिसंबर 2008 को NIA की स्थापना की गई थी। जैसे अमेरिका में FBI है कंबोज में, वैसे ही भारत में NIA काम करती है। भारत के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधि का NIA स्वयं संज्ञान लेकर केस दर्ज कर सकती है। किसी भी राज्य में जांच करने और लोगों की गिरफ्तार करने के लिए उस राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली इस एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके रीजनल ऑफिस देश भर में 8 जगहों हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू कश्मीर में है। NIA जाली करेंसी और इससे जुड़े अपराधों की भी जांच कर सकती है। इसके अलावा प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री और उत्पादन पर नकेल भी NIA के जिम्मे है। विस्फोट पदार्थ एक्ट 1908 के तहत अपराधों पर साइबर आतंकवाद के मामलों की जांच भी NIA करती है। अगला चर्चा का विषय है दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है। यह जीवाणु कैरेबियन द्वीप समूह के ग्वाडेलोप मैंग्रोव में पाया जाता है। इस जीवाणु को थियोमार्गरिटा मैग्निफिका नाम दिया है। अधिकांशतः जीवाणु सूक्ष्म होते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा है कि इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इस जीवाणु की औसतन लंबाई 1 इंच के 1/3 भाग के बराबर पाई गई है। अध्ययन के मुताबिक टी मैग्निफिका 2 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है।
इसमें झिल्लियों का नेटवर्क है जो ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इसका डीएनए टीमेग्राफिया कोशिका के भीतर छोटे झिल्लीनुमा अंगकों में होता है जिसे पेपिन कहते हैं। अगला चर्चा का विषय है VLSRAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। VLSRAM का मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में किया गया है। इसके बारे में और अधिक जान लेते हैं। यह एक जहाज जनित हथियार प्रणाली है। यह समुद्र स्कीमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। यह प्रणाली हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा क्षमता को बढ़ाएगी। यह सरकार के आत्मनिर्भर रक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के बारे में जान लेते हैं। यह क्या है? यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक विंग है। इसका गठन 1958 में किया गया था। यह भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ सशक्त बनाए रखने और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक मिशन के साथ काम करता है। अगला हमारा चर्चा का विषय है राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार 2021। हाल ही में भारत सरकार ने नई दिल्ली में अपने पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की। इस कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इन पुरस्कारों का उद्देश्य रसद सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं उद्योगों की उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह मंच उन संगठनों और परियोजनाओं को सम्मानित करेगा जिन्होंने रसद में उत्कृष्टता हासिल की है। यह पुरस्कार भारत में निजी क्षेत्र के लॉजिस्टिक्स उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। इसके प्रमुख उद्देश्य इसका पहला उद्देश्य भारतीय रसद क्षेत्र के व्यवस्थित परिवर्तन को उत्प्रेरित करना। दूसरा, शीर्ष कलाकारों की पहल और उपलब्धियों पर प्रकाश डालना। तीसरा है सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए एक भंडार बनाना है। पहले संस्करण में इन पुरस्कारों का वितरण कुल 12 श्रेणियों में किया गया। इनमें से कुछ श्रेणियां हैं जैसे बेस्ट कार्गो एयरलाइन और टर्मिनल ऑपरेटर, फेडएक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। दूसरा है बेस्ट रोड फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर, DHL सप्लाई चेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है बेस्ट रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर, अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड है। सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह सेवा प्रदाता DP वर्ल्ड है। बेस्ट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर अडानी लॉजिस्टिक है। अगला चर्चा का विषय है राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इसके अलावा इस अवार्ड में बिहार ने दूसरा और हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर, राजस्थान के करौली और उड़ीसा के कालाहांडी ने MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए आकांक्षी जिले की कैटेगरी में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार हासिल किया है। इसी तरह सुमित मोहंती मेसर्स सेफ्रिक्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर की सेवा उद्यमिता के लिए पुरस्कार सेवा लघु उद्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित करने के लिए 1983 में इन पुरस्कारों की स्थापना की थी। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में 44 श्रेणियों में शामिल किया गया है। विनिर्माण उद्यमिता 12 पुरस्कार, सेवा उद्यमिता में 9 पुरस्कार, विशेष श्रेणी उद्यम में 14 पुरस्कार और MSME की सहायता में 9 पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला चर्चा का विषय है परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने। केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 साल की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की है। वहीं अमिताभ कांत का स्थान लेंगे, जिसका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला है। अमिताभ कांत को 17 फरवरी 2016 को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अय्यर 1981 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर्स के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने विश्व बैंक में स्वच्छता पहल करने के लिए लगभग 10 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। अय्यर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व करने के लिए लौटे थे। 2017 में सरकार ने उन्हें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया था। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया था। यह भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के साथ साथ केंद्र और राज्य को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी शामिल हैं। अगला चर्चा का विषय है ONDC एडवाइजरी काउंसिल की बैठक। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC की सलाहकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना था। बैठक में 29 अप्रैल 2022 से शुरू किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट की स्थिति की समीक्षा की गई है। इसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों, वस्तुओं की श्रेणियों, भौगोलिक क्षेत्रों और कंपनियों के लिए ONDC प्लेटफॉर्म की तेजी से रोल आउट पर चर्चा हुई है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC यह ओपन प्रोटोकॉल पर आधारित एक नेटवर्क है। इसमें मोबिलिटी, किराना, फूड ऑर्डर एवं डिलीवरी, होटल बुकिंग जैसे क्षेत्र में स्थानीय वाणिज्य को किसी भी नेटवर्क द्वारा खोजा और लगाया जा सकेगा। इस मंच का उद्देश्य नए अवसर प्रदान करना, डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों और छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करना है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योगों और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के एक पहल है। अगला चर्चा का विषय है भारतीय वायुसेना का पहला कैपस्टोन सेमिनार। भारतीय वायुसेना ने 24 जून 2022 को नई दिल्ली स्थित वायुसेना सभागार में एक कैपस्टोन सेमिनार संगोष्ठी के साथ पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम WASP आयोजित कर रही है। यह सेमिनार कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडी के अधीन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, तीनों सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी, वायु शक्ति के विद्वान और देश के प्रमुख थिंक टैंक व प्रमुख कॉलेजों के शिक्षाविद उपस्थित रहेंगे। इस कैपस्टोन सेमिनार का लक्ष्य WASP के शिक्षण उद्देश्यों को प्रदर्शित करना और इस कार्यक्रम से प्राप्त परिणामों को मान्य करने के लिए IAF नेतृत्व की सहायता करना है। IAF की ओर से
WASP की अवधारणा रणनीतिक कौशलों और युद्ध के इतिहास व सिद्धांत की गहरी समझ के साथ मिड करियर वायुशक्ति कर्मियों के समूह निर्माण के उद्देश्य से की गई है। इसका मकसद प्रतिभागियों की सैद्धांतिक सोच को बढ़ावा देना और रणनीति पर प्रभावी तर्क के लिए उनकी योग्यता को विकसित करना है। यह पाठ्यक्रम CAW में आयोजित किया गया था, जो वायु अध्ययन के लिए IAF का प्रमुख स्थान है। भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल इंडियन एयर फोर्स के रूप में स्थापित किया गया था। 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। आज यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नव स्पर्शम दीप्तम है, जिसे भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? A जर्मनी, B फ्रांस, C इटली, D जापान। इसका सही विकल्प है A जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में 26 से 27 जून को होने वाले G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री एक स्पीच दे सकते हैं, जिसमें पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र आदि मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। G7 दुनिया के 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की एक अनौपचारिक समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप संघ शामिल हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नानक शाही सिक्के किस शासक द्वारा जारी किए गए थे? A राजा रणजीत सिंह, B बंदा सिंह बहादुर, C दिलीप सिंह, D महासिंह। इसका सही विकल्प है B बंदा सिंह बहादुर, जिसके बारे में हम अभी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण 25 जून 2022 को आज के दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक महान सिख योद्धा और खालसा आर्मी के कमांडर थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा का अंत करके भूमि जोतने वाले किसानों को संपत्ति के अधिकार दिए थे। इन्होंने नानाशाही सिक्के जारी किए। इन्हें मुगल शासक फर्रुखसियर ने पकड़ लिया और दिल्ली में इनका कत्ल कर दिया था। अगला प्रश्न है, लानोस बेसिन किस देश में स्थित है? A पेरू, B बोलिविया, C चिली, D कोलंबिया। इसका सही विकल्प है D कोलंबिया। हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड ने कोलंबिया के लानोस बेसिन में खोदे गए एक कुएं में तेल की खोज की है। लानोस बेसिन पूर्वोत्तर कोलंबिया में 96,000 वर्ग किलोमीटर एक प्रमुख तलछटी बेसिन है। ONGC विदेशी लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स की थीम क्या थी? A द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, B द क्वालिटी फूड फॉर इंडिया, C द फ्यूचर फूड ऑफ इंडिया, D द सुपर फूड ऑफ इंडिया। इसका सही विकल्प है A द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स का उद्घाटन किया। इसकी थीम द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया थी। इसके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। मिलेट्स बाजरा शुष्क के साथ कम उर्वरता वाले इलाकों में उगाई जाने वाली फसल है। इसके लिए इसे सुपर फूड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द थियोमार्गरिटा मैग्निफिका क्या है? ए. गेंद की नई प्रजाति, बी. दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरियम, सी. दुनिया की सबसे बड़ी तितली, डी. पश्चिमी घाट का एक वनस्पति। इसका सही विकल्प है दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरियम। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव के दलदल में दुनिया की सबसे बड़ी बैक्टीरियम थियोमार्गरिटा मैग्निफिया या मैग्निफिकेट सल्फर पर्ल की खोज की है। ज़्यादातर बैक्टीरिया मैक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया को नग्न आंखों से भी देखा जाता है। इसकी औसतन लंबाई 1 इंच के 1/3 के बराबर है, जो 0.9 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में शामिल होने वाली G20 बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? ए. लद्दाख, बी. जम्मू कश्मीर, सी. सिक्किम, डी. त्रिपुरा। इसका सही विकल्प है बी. जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर वर्ष 2023 में होने वाली G20 बैठक की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर में उसके स्पेशल दर्जे आर्टिकल 370 को वापस लेने के बाद यह पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी। G20 विश्व की सबसे बड़ी 19 अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ का एक समूह है। इस समूह के देश वैश्विक GDP में 80%, वैश्विक जनसंख्या में 60% और वैश्विक व्यापार में 75% भागीदारी करते हैं। अगला प्रश्न है, साओ जो आओ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ए. गोवा, बी. सिक्किम, सी. मणिपुर, डी. असम। इसका सही विकल्प है ए. गोवा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोवा के कैथोलिक सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का पर्व साओ जो आओ मनाएंगे। साओ जो आओ महोत्सव वर्ष 1992 से शुरू हुआ था। यह महोत्सव सेंट एंथोनी चर्च के सामने आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य आकर्षक जल निकाय, कुएं, तालाब, फव्वारे या नदियाँ होते हैं, जिसमें लोग खुशी से छलांग लगाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे? ए. बाबू जगजीवन राम, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. NV गाडगिल, डी. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही विकल्प है डी. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के एक प्रमुख राजनेता और वकील थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की आलोचना की। वह वर्ष 1953 में बिना परमिट के कश्मीर जाने पर गिरफ्तार हुए और 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, पिच ब्लैक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? ए. संयुक्त अरब अमीरात, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. फ्रांस। इसका सही विकल्प है बी. ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में अगस्त माह में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लेगी। पिच ब्लैक अभ्यास एक दिवसीय बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने 2018 में पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली सेनाओं के बीच सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? ए. असम, बी. पश्चिम बंगाल, सी. उड़ीसा, डी. मेघालय। इसका सही विकल्प है ए. असम। अम्बुबाची मेला पूर्वी भारत में
सबसे बड़े मेले के रूप में एक है। यह एक कामाख्या देवी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है जो हर साल जून में आयोजित होता है। कामाख्या देवी को हिंदू धर्म की शक्तिपीठ में एक माना जाता है। इस मेले के दौरान 7 से 10 दिन तक माता कामाख्या देवी के पट बंद रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस समय देवी अपने वार्षिक रजस्वला चक्र से गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार के मामले में भारत के शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? ए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत की ऊर्जा मांग के एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह रिकॉर्ड तब बना जब कोयला आधारित इकाइयों कोयला की कमी का सामना कर रही थी। कोयला भंडार के मामले में शीर्ष राज्य 3 हैं। पहला झारखंड है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ए एमी वाटकिंस, बी कैरोलेट एडवर्ड, सी मिताली राज, डी लिसा स्टालेकर। इसका सही विकल्प है डी लिसा स्टालेकर। अगला प्रश्न है, 23 जून से 26 जून 2022 तक कहां पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है? ए लेह, बी शिमला, सी जम्मू, डी रानीखेत। इसका सही विकल्प है लेह। जगतगुरु शंकराचार्य इसका उद्देश्य है सिंधु और सहायक नदी का महत्व बताना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? ए वियना ऑस्ट्रिया, बी कोपेनहेगन डेनमार्क, सी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, डी दमिश्क सीरिया। इसका सही विकल्प है वियना ऑस्ट्रिया। 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बी कोयरू फ्रेंच युवाना, सी तिरुवनंतपुरम केरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही विकल्प है डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? ए भारत, बी सिंगापुर, सी कंबोडिया, डी वियतनाम। इसका सही विकल्प है सी कंबोडिया। 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। इसका सही विकल्प है बी कर्नाटक। 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है?
ए इराक, बी ईरान, सी उत्तर कोरिया, डी दक्षिण कोरिया। इसका सही विकल्प है डी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून। इसका सही विकल्प है सी 23 जून। 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? ए शी जिनपिंग चीन, बी नरेंद्र मोदी भारत, सी व्लादिमीर पुतिन रूस, डी जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील। इसका सही विकल्प है ई। इसका सही विकल्प है ए शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, G20 ट्राइका में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।